मगर देश में ओबीसी के तमाम मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू है कि देश में ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही, जो कि सबसे बड़ा इशू है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। एक ओबीसी जो व्यक्ति कह रहा है अपने को, वो देश का प्रधानमंत्री है। इसके बावजूद देश में ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, जबकि भारत में ओबीसी की पॉपुलेशन आधे से ज़्यादा है। जिनको देश में शासक बनना चाहिए था, वो मांग रहे हैं गिनती कि हमारी जनगणना करो, और जनगणना भी करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो इसके लिए ओबीसी समाज के लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है और संगठित होकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का तीसरा उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन अयोध्या में अपार सफलता के साथ संपन्न। अधिवेशन में प्रदेश के हजारों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का उद्घाटन माननीय धर्मेंद्र कुमार मौर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने किया और उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रखी। साथियों, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नेशनल ओबीसी मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश का तीसरा राज्य अधिवेशन हो रहा है। साथियों, राज्य अधिवेशन हो रहा है। राज्य अधिवेशन में कौन लोग शामिल होते हैं? साथियों, राज्य अधिवेशन में डेलीगेशन शामिल होता है। राज्य अधिवेशन में डेलीगेट आते हैं, ना कि भीड़ आती है। तो साथियों, जो डेलीगेशन आता है राज्य अधिवेशनों में, वो डेलीगेशन को जो बातें समझाई जाती है, वो डेलीगेशन समाज में जाकर उन बातों को लोगों को समझाने का और उन्हें संगठन से जोड़ने का काम करते हैं। मतलब वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस वीरेंद्र यादव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर जस्टिस राधेश्याम यादव, सेवानिवृत्त जिला जज अयोध्या, डॉक्टर रघुनंदन निषाद, वीरांगना फूलन देवी के भांजे, माननीय जितेंद्र राजभर, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, और माननीय राम लखन सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली मौजूद रहे। इस अधिवेशन में उपस्थित वक्ताओं ने जाति आधारित जनगणना एवं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना ओबीसी को अधिकार वंचित रखने का ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है। ओबीसी की जाति आधारित पार्टियों एवं नेताओं के समर्थन से आरएसएस बीजेपी चुनाव जीतकर ओबीसी को हक अधिकार से वंचित करने का भयानक षड्यंत्र कर रही है। ओबीसी के समर्थन से लगातार 2 बार सरकार बनाने के बावजूद ओबीसी के विरोध में कई फैसले करने वाली आरएसएस बीजेपी क्या यूसीसी का मुद्दा उठाकर धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2024 के चुनाव में फिर से ओबीसी का वोट लूटना चाहती है? यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से 50% आरक्षण की सीमा समाप्त हो गई है, तो अपने को पिछड़ों की हितैषी कहने वाली आरएसएस बीजेपी ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं लागू कर रही है? मीडिया ओबीसी समाज के मुद्दों को प्रमुखता से नहीं उठा रही है, इसलिए ओबीसी को अपने मुद्दे समाज में स्थापित कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। और उसकी भी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं की गई। फिर प्रणब मुखर्जी ने नाम दिया। प्रणब मुखर्जी को हम लोग सोचते थे ये सेकुलर वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए और स्वर्ग की शाखा में गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने राज्य पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया है। अरे नहीं बनाया गया तो क्या हो गया, और बना देगा तो क्या हो। उत्तर प्रदेश का छोड़ो, सेंटर गवर्नमेंट ने इतना डंका पीटा कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया।
पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी के अधिकार पर डाका डाल दिया गया, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा इनकी गिनती करो, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। अरे आयोग बन ही जाए, जब आयोग की कोई बात ही मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो आयोग बनने और ना बनने से फायदा क्या है। तो जिनको बैठाया जाता उस कुर्सी पर, एक तो पिछड़ा वर्ग आयोग के पास कोई ज्यादा पावर नहीं, और जो हैं भी उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम इस्तीफा देकर समाज में जा रहे, इतनी हिम्मत वाले लोग भी नहीं बैठाए जाते हैं। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने बताया कि निजीकरण से रिजर्वेशन शून्य हो गया, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व मिलाकर SC ST OBC को समाप्त किया जा रहा है। सर यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम आज है सर? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कि पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उसके अलग अलग राज्यों में राज्य अधिवेशन चल रहे हैं। उसी की कड़ी में ये उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन, ये तीसरा राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश का आज यहाँ पर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग इसमें OBC समाज के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। किन किन मुद्दों को लेकर सर पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये कार्यक्रम हो रहा है? एक तो ये तो संगठन का रूटीन कार्यक्रम है जो राज्य अधिवेशन हम लोग हर साल करते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल करते हैं। मगर देश में OBC के तमाम मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू है कि देश में OBC की जनगणना नहीं हो रही, जो कि सबसे बड़ा इशू है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को OBC कहते हैं। एक OBC जो व्यक्ति कह रहा है अपने को, वो देश का प्रधानमंत्री है। इसके बावजूद देश में OBC की गिनती नहीं हो रही है, जबकि भारत में OBC की पॉपुलेशन आधे से ज़्यादा है। जिनको देश में शासक बनना चाहिए था वो मांग रहे हैं गिनती कि हमारी जनगणना करो, और जनगणना भी करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो इसके लिए OBC समाज के लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है और संगठित होकर के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जी सर, अभी भागवत जी का बयान आया कि हमारे लोगों ने 2000 सालों तक पिछड़ों को प्रताड़ित किया था, हमको 200 सालों तक अब इनको आरक्षण देना पड़ेगा। आप भी उत्तर भारत के, हम भी उत्तर भारत के। तो उत्तर भारत में एक कहावत कही जाती है कि लंबा चंदन मीठी बानी, दगाबाज की यही निशानी। तो ये दगाबाजी करने वाले लोग हैं। जब इनको लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, हिमाचल हार गए, कर्नाटक हार गए, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हार गए, कई राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, और इनके इंटरनल सर्वे भी ये कह रहे हैं कि ये लोग 2024 का चुनाव हार रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हम इस प्रकार से बात करके, आरक्षण के समर्थन में बात करके इन लोगों का समर्थन एक बार 2024 में फिर ले लें, ताकि पूरी तरीके से इनको दबाने में कामयाब हो जाएं। और जैसे इनके पूर्वजों ने देश में, इस देश के बहुसंख्यकों को अधिकार वंचित किया था मनुस्मृति लागू करके, उस प्रकार की इनकी योजना है। तो इसलिए इनकी मीठी वाड़ी जो है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आप बताओ कि देश में निजीकरण हो रहा है, आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। आप बताओ कि एक एक नियुक्ति उठाकर देखो अभी जितनी निकल रही है, उसमें ईडब्ल्यूएस की सीट जाता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को मिला लो तो ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ बच ही नहीं रही है। तो आप बताओ कि एक तरफ ये कह रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि नहीं हमारे पूर्वजों ने इतना दिन तक इनके ऊपर अन्याय किया, तो अब हम लोग 200 साल तक भी अगर हमको बर्दाश्त करना पड़े तो बर्दाश्त, जैसे हम लोग इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं और ये बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे तब भी यही लोग अन्याय कर रहे थे, आज भी यही लोग अन्याय कर रहे हैं। रिजर्वेशन तो खत्म ही कर रहे हैं, केवल मुंह से मीठी बाड़ी बोली जा रही है ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। निजीकरण में रिजर्वेशन का है, निजीकरण में रिजर्वेशन 0 हो गया, और ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो 10% दे दिया गया, तो 10% ईडब्ल्यूएस और जनरल ये दोनों मिलाकर ओबीसी एससी एसटी का सारा कोटा ही गायब किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ओबीसी लोगों का हो रहा है। अभी वो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत अधिकारी की भर्ती निकली, उसमें कितना % ओबीसी को रिजर्वेशन है। तो ये जो सारी स्थिति है, अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें कितना % मिला ओबीसी को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि इसमें घोटाला हुआ, हाई कोर्ट ने माना इसमें घोटाला हुआ। अब किसको मनवाना है कि घोटाला हुआ, तब ओबीसी को उनका हक हिस्सा मिलेगा। तो ये मीठा मीठा बोलकर हम लोगों का वोट लेना चाहते हैं, तो इससे ओबीसी समाज को और एससी एसटी के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इनकी नीयत में कोई परिवर्तन नहीं है, चुनाव जीतने के लिए मीठी वाणी बोली जा रही है। जी, अभी देश में G20 का सम्मेलन चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे। जिस तरह गरीबों की बस्तियों को ढकने का काम किया गया केंद्र सरकार द्वारा, कैसे देखते हैं आप इस? आंकड़े थोड़े ही छुपे हुए हैं,
सेनगुप्ता कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 6 रुपए से लेकर 20 रुपए तक है। आप गरीबों की बस्तियों को ढक सकते हैं, आंकड़े कैसे आप ढक देंगे? तो दुनिया के लोगों को नहीं पता है कि आप उनको सोने के चम्मच से, चांदी के चम्मच से, चांदी के प्लेट में खिलाएंगे तो दुनिया के लोग ये मान लेंगे कि भारत बहुत अमीर देश हो गया है। उनके पास डाटा नहीं है, उनकी एजेंसियां नहीं है, उनके पास रिपोर्ट नहीं जा रही है भारत में गरीबी की, भुखमरी की क्या स्थिति है। और इतना ज़्यादा ही अगर अच्छा है तो ये राशन बांटने की ज़रूरत क्यों है? अगर इतना करोड़ों लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है देश में तो भारत की स्थिति अच्छी कहाँ से है? सर, पूरे देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं ऐसा प्रतीत होता है निरंकुश हो गई हैं, तो इस पर लगाम लगाने का सर क्या प्लान संगठन के पास है? नहीं, देश में लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता अगर सही तरीके से बातों को समझ करके अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लामबंद हो जाए, दबाव बनाए, तो कोई संस्था, कोई सरकार गलत काम नहीं कर सकती है। लेकिन जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जाता है तमाम नेताओं के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से, और इस भ्रम की वजह से समस्याएं निर्माण है। क्वेश्चन है सर, अभी ओपी राजभर जी का बयान आया कि चुनाव हारने के बाद खुशी, उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, अब तो आपने देख लिया कि सपा जीत कर अब ईवीएम पे सवाल तो नहीं खड़ा करेंगे ना विपक्ष के लोग। ओपी राजभर का कोई ईमान धर्म है? ईमान धर्म बोलते हैं ना हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो ओपी राजभर का कोई ईमान धर्म है? जब वो अखिलेश जी के साथ होते हैं तब कहते जाति जनगणना होनी चाहिए, सरकार नहीं करा रही है। अब उधर चले गए तो अब उनको जाति जनगणना से कोई लेना देना नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब अखिलेश जी के साथ थे तब यादव अन्याय नहीं करते थे, अब बीजेपी के साथ चले गए तब सब यादव अन्याय करने लगे सारी जातियों के ऊपर। तो उनकी बात का क्या किया जाए? देश में ईवीएम में से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने मान करके पेपर ट्रेल मशीन लगाया। और इसके लिए वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर लगवाया। अब ये पेपर ट्रेल से जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उसकी गिनती नहीं होगी तो पारदर्शिता कहाँ होगी? होगा नहीं होगा ये सवाल नहीं है, सवाल पारदर्शिता का है। ये पारदर्शिता नहीं है ईवीएम में, इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके लिए सारे विपक्ष के लोगों को एकजुट होकर के इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने माध्यम। तो खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।